हेलो दोस्तों, रूही वॉइस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानी का लुत्फ उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। महक, लगभग चीखते हुए मैं कमरे से निकली। अब बस भी करो। कितनी बार समझाया है कि लड़कियों को ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बात नहीं करनी चाहिए, पर तुम्हारी खोपड़ी में तो कोई बात घुसती ही नहीं। कॉलेज नहीं जाना है क्या? और संजू, आप भी बस हद करते हैं। जवान बेटी के साथ क्या कोई इस तरह? मैं चाहकर भी अपने आप को काबू नहीं कर पाई और भर्राई आवाज में आधी अधूरी ही सही मन की भड़ास निकाल दी थी। शांत प्रकृति होने के कारण क्रोधित होते ही मुझे घबराहट सी होने लगती है, इसलिए पल भर में ही लगने लगा कि अंदर कुछ टूटने फूटने लगा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो मैं अचानक ही असहाय सी हो गई हूँ। महक और संजू की धमाचौकड़ी और घर के कोने में दुबक कर एक दूसरे के कानों में गुपचुप बतियाने की प्रतिक्रिया ने मुझे निढाल करना शुरू कर दिया था। अपनी संवेदनशीलता से मैं धराशायी हो गई। मेरी आंखें अनायास छलक उठी। रावी, क्या हो गया है तुम्हें? संजू ने मेरे कंधे पर थामते हुए पूछा। मैं और महक तो हमेशा से ऐसे ही थे। महक कितनी भी बड़ी हो जाए, पर मेरे लिए वह हमेशा वही रहेगी, नन्ही मुन्नी गुड़िया। हाँ, या तो ठीक है, पर मेरे होठों पर अचानक जैसे किसी ने ताला लगा दिया। अंदर की बात अंदर ही अटकी रह गई। मैं सच्चाई नहीं बोल पाई। जिस सच के कड़वेपन को महसूस कर मैं अंदर ही अंदर तड़प रही थी, उस बात को उजागर करने के ख्याल मात्र से ही मेरे दिल सहम जाता था। तुम बहुत चिड़चिड़ी हो रही हो। क्या बात है? लगता है अंदर ही अंदर कोई सोच खाए जा रही है तुम्हें। मेरे हाथों को अपने हाथ में लेते हुए संजू ने मुझे अपने साथ सोफे पे बैठा लिया। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी हैं। मुझे बताओ, आखिर क्या बात है? कुछ नहीं। एक झटके में संजू के हाथों को मुक्त करते हुए मैं उठ खड़ी हुई। संजू की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों से अब मुझे नफरत सी होने लगी थी। सोचने लगी, कितना झूठ बोलता है संजू। क्या जरूरत है उसे यह कहने की कि मैं उसके सुख दुख की साथी हूँ? यदि ऐसा होता तो वह मेरे साथ बिताए जाने वाले लम्हों को महक के साथ न बांटता। मैं विकल हो उठी तो प्रयास किया कि सोफे पर पड़े बैग को कंधे पर लटकाते हुए तत्काल घर से बाहर निकल जाऊं, पर महक दरवाजे पर दोनों हाथ फैलाए खड़ी हो गई। माँ, पहले नाश्ता? नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? महक ने मुझे ढकेलते हुए खाने की मेज पर बिठा दिया। माँ, मुझे तो लगता है आप रात दिन मेरी शादी को लेकर परेशान रहती हैं, पर अभी मेरी उम्र ही क्या है, और फिर मैं इतनी बसूरत तो नहीं हूँ जो लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों पिताजी? ठुनकती हुई महक ने मुझे खुश करने का प्रयास करते हुए संजू से पूछा। बिल्कुल सही। पल भर पहले मेरे चिंताग्रस्त चेहरे को लेकर बेहद गंभीर हो उठे संजू महक की बात सुनकर फिर से चुलबुले बन बैठे। पर महक, तुम्हारा शरीर जिस तरह मोटा होता जा रहा है, उससे तो मुझे लगता है कि तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिलने से रहा। माँ, देखो ना, पिताजी हमेशा मुझे मोटी कहकर चिढ़ाते रहते हैं। मेरी प्लेट में गाजर का हलवा परोसती हुई महक बोली। जानती हूँ माँ, पिताजी ने मुझे आज एक भी चम्मच गाजर का हलवा खाने नहीं दिया, इसलिए तो मैं इनसे लड़ रही थी। अब तुम ही बताओ, क्या मैं सचमुच इतनी मोटी हूँ? मैं महक के सवाल का कोई जवाब न दे पाई, बस आंखें तरेर कर उसकी ओर देखते हुए जतला दिया कि मुझे उसका बातचीत करने का यह ढंग बिल्कुल पसंद नहीं आया। नाश्ता गले से नीचे नहीं उतर रहा था। मैं उठ खड़ी हुई। यह क्या माँ, पूरा तो खा लो। नहीं, बस रहने दे महक, लगता है तेरी माँ डाइटिंग कर रही है। इन्हें शायद इस बात का डर है कि कहीं तुम खूबसूरती में इनसे बाजी न मार लो। और दोनों की खनकती आवाज हंसी के साथ अंगारों की तरह मेरे कानों से टकराई।
मैं रुआसी हो उठी। सोचा दौड़कर दमघोटू माहौल से बाहर निकल जाऊं, पर अचानक बढ़ते कदम रुक गए। महक, तुम भी चलो ना, तुम्हारे कॉलेज का समय हो गया है। महक को मैं छोड़ दूंगा, तुम जाओ। महक को अपने बाजू में समेटते हुए संजू ने कहा तो उसका साहस और महक की उन्मुखता ने मुझे तन बदन में आग लगा दी। लाचार सी अपनी ही पीड़ा से झुलसती मैं तेजी से बाहर निकल गई। उस रोज दफ्तर में किसी काम में मेरा मन नहीं लगा। थोड़ा बहुत काम जैसे तैसे निपटाकर मैं निढाल सी कुर्सी पर बैठी रही। चिंता में डूबे मेरे दिल और दिमाग में बार बार वही दृश्य आता जाता रहा। जब संजू ने महक को अपने पास खींच लिया, मन में कुलबुलाहट होने लगी कि पिता पुत्री में ऐसे प्रेम का प्रदर्शन बुरा लगना अस्वाभाविक है। पर संजू तो महक के सौतेले पिता हैं, यानी मेरे दूसरे पति। इस बात को तो मैं कभी भूल नहीं सकती। सालों पहले का दृश्य आंखों के आगे साकार हो उठा जब संजू मेरे पति की मौत की सूचना देने घर आए थे। मेरे विधवा होने की सूचना मिलते ही मैंने दीवारों से बाहें टकराते हुए चूड़ियां तोड़ डाली थीं। मुझे लगा था मेरे साथ मेरी तरह चीत्कार कर रोने वाला संजू मेरी पीड़ा का सच्चा सहभागी है। वह बोला, भाभी, अब हम कैसे जिएंगे? भाई के बगैर तो मैं 2 कदम भी नहीं चल सकता। संजू की असहनीय वार्तालाप ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं तत्काल आंसू पोंछ डालूं और उसको संभालने का प्रयास करूं। बिना कुछ सोचे समझे मेरे सीने से लगकर वह रोज इतना मासूम लगा था कि मैं देर तक उसे अपनी बाहों में समेटे रही। उसके आंसुओं ने मेरे आंचल से चुपके से दोस्ती कर ली थी। उसके बाद संजू जब भी आता, कभी मेरे सिर पर हाथ फेरकर संरक्षक बन जाता, तो कभी मेरी आगोश में छिपकर एक नन्हा बालक। तब महक 2 साल की थी। महक के पिता राजन ने मुझे कभी अकेले चलना नहीं सिखाया था। हर वक्त मेरे हाथों को अपने हाथों में लिए चलता था। मैं कभी अगल बगल देखकर यह जानने का प्रयास न करती कि जिस राह पर वह मुझे लिए जा रहा है वह कहाँ जाकर खत्म होती है। मेरी आंखें तो मेरे पति के तेजस्वी चेहरे पर टिकी रहती थी, पर वह अचानक मुझे नन्ही महक के सहारे ऐसी जगह छोड़कर चला गया जहां से ना तो मुझे आगे का मार्ग पता था ना पीछे का। अचकचाई सी जब भी मैं इस अनजान शहर में इधर उधर नजर दौड़ाती तो सिवा संजू के कोई और मुझे नजर ना आता जिसे मेरी आंखें पहचानती हों। मैं संजू के सहारे की मोहताज थी और वह मेरे सामीप्य का। इसीलिए तो एक दिन उसने भाभी और आपकी सारी सीमाओं को लांघकर मेरे हाथों को थाम लिया और पूछा, मुझसे शादी करोगी? मैं अचंभित अवाक सी उसे ताकती रह गई। मासूमियत से मेरे सीने से लग जाने वाला संजू कभी मेरे सामने यह प्रस्ताव रखेगा, इसकी तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। यदि कभी ऐसी कल्पना की होती तो उसके द्वारा पूछे जाने वाले इस संभावित प्रश्न का एक उचित उत्तर भी तैयार रखती, पर मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। मेरे जीवन से मेरे पति की कमी की परिपूर्ति करने की इच्छा रखने वाला संजू उस समय मेरे लिए पूजनीय था या एक ओछी प्रवृत्ति वाला स्वार्थी इंसान? मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे सशंकित देखकर उसने कहा था, रावी, तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ गया है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। मेरी माँ ने मेरा रिश्ता कहीं और करना चाहा था, पर मैं उसके लिए तैयार नहीं था। तुम कभी यह ना समझना कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति जो स्नेह है उसमें वासना छिपी है, पर किसी और से शादी करके मैं तुम्हारी और महक की देखभाल में असमर्थ हो जाऊंगा। मैं तुम दोनों को असहाय नहीं छोड़ सकता, इसलिए यह प्रस्ताव रख रहा हूँ। मैं विस्मित सी उसे देखती रह गई। कितना अनोखा और निराला सा था उसका प्रस्ताव। मेरी भावनाओं में
मेरे हृदय में और मेरी आंखों की गहराइयों में उसने कब और कैसे कब्जा कर लिया था, मैं जान ही ना पाई। जब उसने मेरे रोम रोम को जीत लिया था तो इनकार भला मैं किस मुंह से करती। संजू के सामने मेरा झुका हुआ सिर मेरी मौन स्वीकृति का सूचक बन गया था और समाज के रीति रिवाजों और दकियानुसी परंपराओं से लड़ते हुए संजू ने मेरी मांग में तारे सजा दिए। संजू ने मेरी और महक की जिंदगी में बहार ला दी थी। महक के साथ कभी अनजाने कोई अन्याय ना हो जाए, इस विश्वास को अंजाम देने के लिए उसने कभी एक और बच्चे की इच्छा भी नहीं की। लेकिन मेरी खुशियों को रोशन रखने के लिए अपनी आकांक्षाओं के दीप जलाने वाला संजू अचानक बदलने लगा था। उसके जीवन से मेरा अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। अब महक ही उसकी सब कुछ थी। यौवन की दहलीज पर खड़ी महक को अच्छे बुरे की शिक्षा देते देते मैं हार गई थी, पर वह पिता के साथ करने वाली अपनी शरारतों में जरा सी भी कमी नहीं करती थी। एक पुरुष और एक स्त्री के रिश्ते में थोड़ी सी दूरी कितनी जरूरी है, इस बात को महक और संजू ने नजरअंदाज कर दिया था। उन दोनों के बीच का यह गहन रिश्ता मेरी नजरों में तब संदेहास्पद हो उठा था जब संजू ने पुरानी फैक्ट्री का काम छोड़कर एक नई फैक्ट्री में नौकरी कर ली थी। इस फैक्ट्री में हमेशा उसकी शिफ्ट ड्यूटी रहती थी और जब रात की ड्यूटी रहती तब महक और संजू दोपहर को घर पर अकेले ही रहते थे, क्योंकि महक के कॉलेज का समय दोपहर के 1 बजे का ही था। इस एकांत में उसने स्नेह में जरा सा परिवर्तन कर दिया था। अब वे एक दूसरे के परम मित्र बन बैठे थे। सुबह शाम संजू महक के आगे पीछे लगा रहता था। कभी उसके गोरे गालों पर चिकोटी काट लेता तो कभी उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने अंक में भर लेता। जब भी संजू ऐसा करता मेरे दिल पर जोर की चोट लगती। पहली बार मेरा माथा तब ठनका था जब एक दोपहर सिरदर्द के कारण मैं जल्दी घर लौट आई थी और महक को उस रोज अपने शयन कक्ष में सोया पाया। उसके बाद मेरे सिर में दर्द हुआ या नहीं मुझे याद ही नहीं, क्योंकि जब कहीं गहरी चोट लगती है तब पहले वाली चोट की पीड़ा अपेक्षाकृत कम हो ही जाती है, और यही मेरे साथ भी हुआ। घड़ी पर ध्यान गया तो शाम के 5 बज गए थे। घर जाने का समय हो गया, पर घर शब्द से मुझे चिढ़ सी होने लगी थी। घर वो जगह होती है जहाँ हर कोने में स्नेह, विश्वास और त्याग की भावना भरी हुई हो। वह घर जहाँ पल पल एक गोपनीयता का एहसास भरा हो, वहाँ जाने की इच्छा भला किसे होगी, पर जाना तो होगा ही। सोचते हुए मैं उठ खड़ी हुई। घर पहुँचने से पहले मैंने निर्णय ले लिया था कि महक को अब घर पर नहीं रहने दूंगी, और जब तक उसके योग्य लड़का नहीं मिल जाता तब तक के लिए उसका दाखिला किसी लड़कियों के छात्रावास में करा दूंगी। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन मैं इस बात को लेकर भी चिंतित थी कि संजू को वजह क्या बताऊंगी। महक को घर से दूर करने की बात पर वह जरूर नाराज हो जाएगा। हो सकता है मुझसे लड़ भी पड़े। घर पहुंची तो बरामदे में ही कुर्ता पैजामा पहने और शाल लपेटे बड़ी बेसब्री से चहलकदमी करता संजू नजर आया। उसको देखते ही मन में कड़वाहट सी भर गई। किसका इंतजार कर रहा है, यह जानने की उत्सुकता थोड़ी बहुत तो थी, पर पूछने की इच्छा नहीं हुई। मैं तेजी से अपने शयन कक्ष में पहुंचकर निढाल सी बिस्तर पर गिर पड़ी और पता नहीं चला कब आंख लग गई। रावी, उठो ना, सो रही हो क्या? मुझे झकझोरते हुए संजू ने उठा दिया। थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, बड़ी थकान हो रही है, मैंने बेरुखी से अपनी बात कह दी और यह जतला दिया कि उसकी बात मैं मानना नहीं चाहती। रावी, इस बार जरा सख्ती से उसने मुझे खींचकर उठा दिया और अचकचाई सी उठ बैठी मैं, और संजू के इस अजीबोगरीब व्यवहार के कारण
विस्मित सी उसे ताकती रह गई। अभी तुम सो नहीं सकती, जल्दी से मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, नीचे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन मेहमान? हमारी महक का भावी पति अपने माता पिता के साथ आया हुआ है। क्या? मैं आंखें फाड़े संजू को देखती रह गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था और मैं और महक मिलकर तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए तुम्हें पहले से नहीं बताया। इस लड़के को महक ने स्वयं पसंद किया है। पिछले महीने जब उसने मुझे यह बात बताई तब मैंने निर्णय ले लिया था कि अकेले ही पहले उस लड़के को परखूंगा और यदि वह हमारी बेटी के योग्य सिद्ध हुआ तो फिर तुम्हें बताऊंगा। मैं पिछले 15 दिनों से इसी काम में लगा हुआ था। लड़का डॉक्टर है। कई लोगों से मिलकर मैंने पता लगाया और आश्वस्त हो गया तो आज उसे घर पर बुला लिया ताकि तुम भी उससे मिलकर बाकी की कार्रवाई करो। मैं हैरानगी से संजू को देखती रह गई। आज हम दोनों का इरादा तुमको सरप्राइज देने का था, पर तुम इतनी थकी सी लगी कि पल भर के लिए तो हम भी परेशान हो गए। लड़के वाले शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। एक बार बेटी का बोझ सिर से उतर जाए फिर मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही रह जाओगी। अभी शायद मेरा प्यार बट गया है, इसीलिए तुम्हारी तकलीफ को देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, पर कुछ दिनों बाद मेरी जिंदगी में तुम अकेली रह जाओगी, तब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। अच्छा, अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मेरे गालों को थपथपाता हुआ संजू बोला और बाहर निकल गया। महक के प्रति संजू के निश्चल स्नेह को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। मैं सोचने लगी कि कितने गंदे हो गए थे मेरे विचार कि मुझे सरप्राइज देने की उनकी गुपचुप तैयारी में मुझे उनका आपत्तिजनक प्रेमालाप नजर आया। बहुत प्रयास किया कि अपने आप को संभाल लूं, पर रो ही पड़ी। जल्दी ही आंसुओं ने मेरे मन का सारा मैल धो डाला था।